हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वॉर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और आउटर रेल्म के सॉवरेन का हेड डिसाइपल वो बो इनर रेल्म वालों के लिए छोड़कर गया था। क्या उस बो को वैंगलिन लेगा या नहीं, चलो इस वीडियो में देखते हैं। सो दोस्तों, हम 1K सब्सक्राइबर्स के काफी करीब हैं, तो प्लीज जो भी देख रहा है एक सब्सक्राइब करके ही जाना। हट, इनर रेल्म पूरा साइलेंट हो चुका था। जो थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स मास्टर साउथ क्लाउड और मास्टर होंगशान से फाइट कर रहे थे, वो सब रिट्रीट कर गए थे। अब वो साइड से कोल्ड आइज के साथ देख रहे थे, लेकिन रेड सेलेस्टियल इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन का एक्सप्रेशन डार्क था। उसे पता ही नहीं था कि ये बो अपीयर करेगा, और जब उसने फेंगी की बात सुनी, उसके फेस पर हल्का सा एंगर फ्लैश हुआ। उसे समझ आ गया वो किसी और की गेम का पॉन बन चुकी है। उसने कोल्ड स्नॉट किया, समन रिवर की पर्पल ड्रीम की तरफ देखा, फिर किसी और को इग्नोर कर दिया और सीधा रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के गैप की तरफ फ्लाई कर गई। किसी ने उसे रोका नहीं। मास्टर साउथ क्लाउड की आईज शाइन कर उठी। रेड कॉन्क्यूबाइन एंशिएंट स्टार सिस्टम में एंटर हुई और बिना ट्रेस के डिसअपियर हो गई। कोल्ड लुकिंग बॉय और बाकी लोग भी साइलेंट सोच में थे। वो भी एक एक करके गैप से निकल गए। सॉवरेन के हेड डिसाइपल ने सार्कास्टिक टोन में कहा, क्या इनर रेल्म का कोई भी कल्टिवेटर इस बो को लेने की हिम्मत नहीं करेगा? उसने सबको चैलेंज करते हुए देखा। तब तक फॉर्मेशन का गैप वापस रिकवर होकर 100 फीट का रह गया था। एजेस ऑलमोस्ट क्लोज होने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो 70 फीट से कम हुआ, सडनली वही जायंट कोलैप्स्ड पाम दोबारा अपीयर हो गई। उसने फॉर्मेशन को पकड़ लिया। थंडरस रंबल स्पेस में गूंज उठे। पाम ने इमेंस फोर्स लगाया और जो गैप ऑलमोस्ट हील हो गया था, उसे सेवरल थाउजेंड फीट तक फाड़ दिया। प्रेशर इतना हैवी था कि मास्टर होंगशान और बाकी सब शॉक हो गए। वो तुरंत रिट्रीट कर गए। वैंगलिन का फेस भी पेल हो गया। वो भी प्रेशर की वजह से हजारों फीट पीछे पुश हो गया। मास्टर होंगशान की आइज जैसी कोल्ड हो गई। रिट्रीट करते हुए ही उसने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया, राइट हैंड वेव किया, रेड लाइट फ्लैश हुई और सीधा जायंट पाम की तरफ शूट हुई। उसी वक्त मास्टर साउथ क्लाउड ने अपने फोरहेड पर पाम मारा। उसका बॉडी ट्रेम्बल हुआ। उसके पीछे क्लाउड्स के शैडोज अपीयर हुए। वो क्लाउड स्टैचूज में कंडेंस हुए। एक फॉर्मेशन बना और वो रेड लाइट के पीछे जायंट पाम की तरफ चार्ज हुए। पर्पल ड्रीम, वो ब्यूटीफुल मिडिल एज्ड वुमन, मास्टर लूफू, ताई अलाओ, सबने एक साथ अटैक लॉन्च किया। डिफरेंट स्पेल्स स्काई में शूट हुए। वो मास्टर होंगशान और साउथ क्लाउड के स्पेल्स के साथ फ्यूज हो गए और एक हेवन शेकिंग स्टॉर्म क्रिएट हो गया। वो स्टॉर्म सीधा जायंट पाम की तरफ चार्ज हुआ। वैंगलिन के कमांड पर एस्टीम्ड लिंग डोंग और जो जिन भी अटैक ज्वाइन कर गए। इनर रेल्म के सारे थर्ड स्टेप कल्टिवेटर्स अपनी फुल पावर स्टॉर्म में डाल रहे थे। वैंगलिन की एंशिएंट गॉड स्टार्स रैपिडली रोटेट करने लगी। उसने राइट हैंड वेव किया। एक जायंट एंशिएंट गॉड हेड अपीयर हुआ। फिर वो ट्रांसफॉर्म हो गया एक मैसिव फिस्ट में। वो फिस्ट फायर और थंडर से कवर्ड थी। थंडरस रंबल स्पेस को हिला रहे थे। वो फिस्ट स्टॉर्म के साथ फ्यूज हो गई और इनर रेल्म का सबसे पावरफुल ब्लो बन गया और सीधा जायंट पाम की तरफ शूट हुआ। फ्लैश के अंदर इनर रेल्म का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक और जायंट पाम कोलाइड हो गए। इम्पैक्ट के मोमेंट पर इनर रेल्म के अंदर से एक टेरिफाइंग डिमोनिक एनर्जी राइज हुई। वो एनर्जी फॉर्म लेने लगी और क्रिएट हुआ 9 स्टार एंशिएंट डीमन। उसकी आईज हेट्रेड से भरी थी। उसने माउथ ओपन किया और डिमोनिक एनर्जी स्पिट की। वो एनर्जी एक ह्यूज डिमोनिक ड्रैगन में चेंज हो गई। ड्रैगन रोर करता हुआ फॉरवर्ड चार्ज हुआ। जब ड्रैगन आगे बढ़ा, उसके लेफ्ट आई से 9 एंशिएंट डीमन स्टार्स बाहर निकले। स्टार्स ड्रैगन के साथ फ्यूज हो गए। ड्रैगन स्टॉर्म के साथ मर्ज हो गया और सब मिलकर जायंट पाम की तरफ फाइनल डेविस्टेटिंग स्ट्राइक बनकर शूट हुए। थंडरस रंबल्स पूरे स्टार सिस्टम को हिला रहे थे। इनर और आउटर रेल्म के लोग इस इम्पैक्ट को क्लियरली फील कर सकते थे। स्टॉर्म पाम से टकराया। एक बाउंडलेस शॉकवेव हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो गई। मास्टर होंगशान और बाकी सब ब्लड कॉफ करते हुए रिट्रीट कर गए। इम्पैक्ट के अंडर जायंट पाम की 5 फिंगर्स में से 4 फिंगर्स तुरंत कोलैप्स हो गई। इसी मोमेंट वैंगलिन का एंशिएंट ऑर्डर पंच अराइव हुआ। वो लास्ट फिंगर पर लैंड हुआ। थंडरस रंबल्स एक्सप्लोड हुए। वैंगलिन का बॉडी ट्रेम्बल हुआ। उसके माउथ के कॉर्नर से ब्लड फ्लो हुआ। राइट हैंड में अनबेरेबल पेन फील हुआ, जैसे बोन्स क्रैक हो गए हो। वो फिर से रिट्रीट कर गया। लास्ट फिंगर क्रैक होने लगा और तब 9 स्टार एंशिएंट डीमन का डिमोनिक ड्रैगन सीधा लास्ट फिंगर पर लैंड हुआ। बूम, लास्ट फिंगर भी कोलैप्स हो गया। अब सिर्फ पाम बचा था और वो भी इनर रेल्म के जॉइंट अटैक से पीछे नॉकबैक हो गया। शॉक वेव रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन में स्प्रेड हुई। फॉर्मेशन वायलेंटली ट्रेम्बल हुआ। गैप और ज्यादा एक्सपैंड हो गया। इस पूरे डिस्ट्रक्शन के बीच बो स्टिल वहीं फ्लोट कर रहा था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए मीनिंगलेस हो। उसके अराउंड सॉफ्ट लाइट बस थोड़ी डिस्टॉर्ट हुई, बस इतना ही। फिंगरलेस पाम ने 5 कलर्ड लाइट रिलीज की। लग रहा था जैसे वो अपनी फिंगर्स रीजेनरेट करने वाला है। लेकिन इसी मोमेंट एक शॉकिंग चेंज हुआ। वैंगलिन और बाकी लोगों के पीछे
का स्पेस ट्रेम्बल करने लगा और इनर रेल्म के अंदर से एक ऐसी रोर आई जो किसी का भी हार्ट हिला दे। एक टेरिफाइंग रोर। वो रोर शुरू में लगा जैसे यूनिवर्स के दूसरे कोने से आ रही है, लेकिन एक ब्लिंक के अंदर वो मॉन्स्ट्रस हो गई। मास्टर होंगशान और बाकी सबके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। वैंग लिन भी तुरंत पीछे मुड़कर देखा और जो उसने देखा वो सीन वो अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। 9 कल्टीवेशन प्लैनेट्स आग में जलते हुए, बिल्कुल सन्स की तरह ब्लेज करते हुए, स्टार सिस्टम के अंदर से चार्ज करते हुए आ रहे थे। उनकी स्पीड इतनी इंसेन थी कि स्पेस खुद शैटर हो रहा था। हीट इतनी ज्यादा थी कि काउंटलेस रिपल स्प्रेड हो रहे थे और वो सीधा रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के बाहर फ्लोट कर रहे बो की तरफ आ रहे थे। जायंट पाम जो रिकवर हो रही थी सडनली वेव हुई और बो के सामने ब्लॉक कर गई। फर्स्ट बर्निंग प्लैनेट टकराया, बूम, प्लैनेट कोलैप्स हो गया। लेकिन इम्पैक्ट इतना पावरफुल था कि पाम को पीछे पुश कर दिया। 10,000 फीट से पहले ही सेकंड प्लैनेट आ गया। पाम फिर पीछे गया। थर्ड प्लैनेट कोलाइड हुआ। पाम वायलेंटली ट्रेम्बल हुआ एंड सडनली एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोजन के अंदर से एक ब्लैक रोब्ड शैडो बाहर निकला। वही सॉवरेन जो वैंग लिन ने एंशिएंट ऑर्डर टूम के बाहर देखा था। वो बिना कुछ बोले अपना हाथ वेव करता है। उसके विदर्ड हैंड से एक ब्राइट लाइट निकली जैसे वर्ल्ड की पहली इटर्नल लाइट हो। उसने फोर्थ प्लैनेट पर प्रेस किया। थंडरस रंबल। फोर्थ प्लैनेट कोलैप्स हो गया, लेकिन सॉवरेन भी कुछ स्टेप्स पीछे हट गया। उसके हाथ की लाइट भी ब्रेक हो गई। 5th, 6th, 7th, 8th चारों प्लैनेट्स एक साथ आ गए। जब वो क्लोज हुए सब एक साथ एक्सप्लोड हो गए। इम्पैक्ट इतना अनइमेजिनेबल था कि पूरा एंशिएंट स्टार सिस्टम शेक हो गया। हीट वेव डेप्थ्स तक स्प्रेड हुई। स्टारी स्काई क्रैक हो गया। ब्लैक रोब्ड शैडो पीछे पुश हुआ। उसने ब्लड कॉफ किया जैसे उसका बॉडी टीयर होने वाला हो। तब उसने शॉक में कहा, तुम अभी तक जिंदा हो? इनर रेल्म के अननोन कॉर्नर से एक एंशिएंट वॉइस गरजी, मैं मरा नहीं। 9th बर्निंग प्लैनेट सीधा सॉवरेन पर स्मैश हुआ। ब्लैक रोब्ड शैडो ने रोर किया। उसका हाथ सी बनाने लगा। उसके पीछे एक जायंट वेल अपीयर हुआ। वेल के पानी में एक क्रेसेंट मून रिफ्लेक्ट हो रहा था। उसने अपना हाथ वेव किया और वेल वाटर 9th प्लैनेट की तरफ शूट किया। कोलिजन हुआ। वाटर इंस्टेंटली इवेपोरेट हो गया। व्हाइट गैस बन गया। लेकिन प्लैनेट के अंदर एक क्रेसेंट मून मार्क अपीयर हुआ। वो मार्क प्लैनेट को पियर्स करता हुआ वॉइड तक चला गया। प्लैनेट टीयर होकर कोलैप्स हो गया। तब अननोन वॉइस फिर गूंजी, जब मैंने आउटर रेल्म में स्लॉटर किया था तब 5 मास्टर्स भी मेरा मैच नहीं थे। मैं उनकी जॉस फ्लेम्स चुरा कर गया था। आज फिर मिल रहे हो और तुम अभी भी इतने वीक हो। वॉइस एंशिएंट थी लेकिन डोमिनेंस से भरी हुई। ब्लरी फिगर कामली बोला, तुम चूहे जैसे टिमिड हो। लिटिल पाम स्प्रिंट सर्वेंट बॉय, तुम खुद को सॉवरेन कहते हो? ली फैमिली के अलावा कोई भी इस बो को रिकॉग्नाइज नहीं करवा सकता। तुमने इसे बेट बनाकर निकाला है तो ये ओल्ड मैन इसे एक्सेप्ट करेगा। ब्लरी फिगर बो की तरफ स्टेप लेने लगा। ब्लैक रोब्ड शैडो ने हेड उठाया। उसकी रोब का ऊपर वाला पार्ट टीयर हो चुका था। फेस रिवील हो गया। उसने शॉक में गरजा, ओल्ड गोस्ट झैन, तुम अभी तक जिंदा हो? बैटल अब सिर्फ पावर का नहीं था, ये पुराने दुश्मनों का हिसाब था। और बो अब भी साइलेंट फ्लोट कर रहा था, जैसे डिसाइड कर रहा हो कौन उसका असली ओनर है। उसका चेहरा बहुत ही पुराना था, डीप रिंकल से भरा हुआ, जैसे उसने हद से ज्यादा साल जी लिए हों। हर रिंकल एक छोटी सी वैली जैसी लग रही थी और उससे एक एंशिएंट ऑरा फील हो रही थी। उसके आईब्राउज के बीच एक मार्क था। वो एक पुराना स्कार लग रहा था, जैसे किसी ने उसे बहुत सालों पहले ब्रांड किया हो, लेकिन उसका एग्जैक्ट शेप कोई क्लियरली नहीं देख पा रहा था। इतना ओल्ड होने के बाद भी उसके फेस पर एक भी हेयर नहीं था, जैसे कभी ग्रो ही नहीं हुआ या ग्रो होना अलाउड ही ना हो। वो था सॉवरेन लिटिल पाम प्रिंट सर्वेंट बॉय। उसका फेस पेल हो गया था। वो ओल्ड गोस्ट जान को घूर रहा था। उसकी आईज में एंडलेस हेट्रेड थी, लेकिन फिर भी वो बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने अपने हेड डिसाइपल को पकड़ा और तुरंत वहां से एस्केप कर गया। तब एक ब्लरी फिगर हवा में तैरते बो के पास आया। उसने अपना राइट हैंड उठाया और बो की तरफ बढ़ाया। जैसे ही वो ग्रैब करने वाला था, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा चेंज हुआ, लेकिन हाथ वापस नहीं लिया और भी फास्ट आगे बढ़ाया। बो स्ट्रिंग टाइट हो गई और उसके एंड पर 7 कलर्ड लाइट फ्लैश हुई। फिर स्नैप, बो स्ट्रिंग टूट गई। सच में 7 कलर्स। ब्रोकन स्ट्रिंग से एक शार्प बजिंग साउंड आया, जैसे कोई पेनफुल रोर निकल रहा हो। 7 कलर्ड लाइट एक बड़े आर्क में स्प्रेड हो गई और उस मोमेंट उस आर्क के अंदर का स्पेस नॉर्मल स्पेस से अलग हो गया। ब्लरी ओल्ड मैन ने कोल्ड स्नॉट किया। उसने बो पकड़ा और उसे इनर रेल्म की तरफ थ्रो कर दिया। फिर वो पीछे हटने लगा, लेकिन ब्रोकन स्ट्रिंग ने उसका पाथ ब्लॉक कर दिया। उसने राइट हैंड उठाया और हवा में 7 टाइम्स लिखा बैटल। 7 वर्ड्स बने और तुरंत टूट गए। ओल्ड मैन सीरियस हो गया। उसने व्हाइट एनर्जी स्पिट की और एक बड़ा व्हाइट बैटल वर्ड क्रिएट किया। बो स्ट्रिंग उससे टकराई, 1 सेकंड के लिए रुक गई। बस वही चांस काफी था। ब्लरी फिगर तुरंत रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के अंदर रिट्रीट कर गया।
उसकी आवाज गूंजी, 7 कलर्ड डाउइस्ट, तुमने फाइनली अटैक किया। ये तुम्हारा थर्ड और लास्ट चांस था। मैं वेट करूंगा। जैसे ही वो अंदर गया, व्हाइट वर्ड ब्रेक हो गया। बो स्ट्रिंग ने रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन पर स्ट्राइक किया। फॉर्मेशन वायलेंटली शेक हुई, एक बड़ा क्रैक पड़ गया और बो स्ट्रिंग इनर रेल्म के अंदर घुस गई। सबसे करीब कौन थे? आउटर रेल्म के थाउजेंड्स ऑफ इन्वेडर्स जो वांग लिन के एंशिएंट लीव से सील हुए थे। बो स्ट्रिंग ने उनके बीच स्वीप किया। कोई स्क्रीम नहीं, सब कुछ बहुत फास्ट हुआ। एक पल बाद थाउजेंड्स ऑफ बॉडीज 2 पार्ट्स में गिर चुकी थी। उनके लिए ये पावर हैंडल करना इम्पॉसिबल था। ओल्ड गोस्ट जान हल्की सी स्मर्क के साथ डिसअपियर हो गया, जैसे वो सिर्फ कंफर्म करने आया था और बो को अंदर भेजने। बाकी सब, वांग लिन भी, उसके लिए सब एंड्स जैसे थे। उसकी आवाज हवा में गूंजी, अगर ये बो किसी को रिकॉग्नाइज करे तो ट्रेजर है, नहीं करे तो लाइफ फोर्स कंज्यूम करेगा। जो चाहे ले जाओ। सब कुछ एक इंस्टेंट में हुआ। ब्रोकन स्ट्रिंग, डैमेज्ड फॉर्मेशन, थाउजेंड्स डेड और बो सीधा वांग लिन की तरफ आ रहा था। कोइंसिडेंस या डेस्टिनी? वांग लिन के माइंड में 2 थॉट्स आए, लेना है या छोड़ देना है। बो करीब आ रहा था, स्पेस उसके अराउंड कोलैप्स हो रहा था। वांग लिन की आईज में रिस्क की शाइन आई। ये बो मैं लूंगा। वो आगे बढ़ा, उसने बो ग्रैब कर लिया। जैसे ही उसने पकड़ा, एक टेरिफाइंग फोर्स उसके राइट हैंड में घुस गई। उसका राइट हैंड एक्सप्लोड हो गया, ब्लड हर तरफ स्प्लैश हो गया। बो ऑलमोस्ट छूट गया। मैडनेस उसकी आईज में भर गया। उसने लेफ्ट हैंड से भी पकड़ लिया। लेफ्ट आर्म बैडली डैमेज हो गया, लेकिन पूरा कोलैप्स नहीं हुआ। तभी ब्रोकन स्ट्रिंग ने उसकी वेस्ट पर स्ट्राइक किया और सीधा बॉडी के थ्रू निकल गया। पेन का सुनामी उस पर टूट पड़ा। वांग लिन स्क्रीम उठा, उसकी वेस्ट क्रैक हो गई और उसका बॉडी 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। नीचे का हिस्सा कोलैप्स हो गया, सिर्फ अपर बॉडी बची। वो पीछे थ्रो हो गया, सब कुछ ब्लर हो गया। इस बो को लेने की प्राइस बहुत हैवी थी। बो उसे रिजेक्ट कर रहा था, जैसे किसी और को ओनर बनाना ही नहीं चाहता। इस बो को कंट्रोल करने के लिए लाइफ फोर्स देनी पड़ती है। सिर्फ हाथ में पकड़ने से कुछ नहीं होता। खून खांसते हुए सिर्फ आधा शरीर बचा हुआ। वांग लिन हवा में लटक रहा था और तब नेदर बीस्ट, जो गोल्डन स्टॉर्म के बाद सो रहा था, वो इंटेंस पेन फील करके अचानक जग गया। जैसे ही नेदर बीस्ट अवेकन हुआ, वांग लिन के बॉडी से एक गोस्टली लाइट का रे बाहर निकला। शुरू में वो छोटा था, लेकिन सेकंड्स के अंदर वो ह्यूज हो गया और फिर इस केओटिक स्पेस के बीच नेदर बीस्ट का मैसिव बॉडी सडनली अपीयर हो गया। इतना इंटेंस पेन फील करके नेदर बीस्ट ने अपना डर भूल दिया। उसने एक हेवन शेकिंग रॉर छोड़ा। उसने अपना माउथ ओपन किया, लेकिन इस बार डिवावर करने के लिए नहीं। उस रॉर के साथ एक मॉन्स्ट्रस गोल्डन लाइट बाहर निकली, गोल्डन स्टॉर्म। जो गोल्डन स्टॉर्म उसने पहले स्वॉलो किया था लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, वही अब वो वापस स्पिट कर रहा था। गोल्डन लाइट इतनी ब्राइट थी कि कुछ और दिखना ही बंद हो गया। वो रैपिडली एक्सपैंड हुई और सीधा रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन की तरफ शूट कर गई। ये गोल्डन स्टॉर्म इतनी पावरफुल थी कि एक पूरा स्टार सिस्टम डिस्ट्रॉय कर सकती थी। ऑलमोस्ट कोई भी इसे रेजिस्ट नहीं कर सकता था। सॉवरेन का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली चेंज हो गया, स्पेशली जब उसने नेदर बीस्ट को देखा। उसकी आईज में एक साथ एक्साइटमेंट भी था और डीप टेरर भी। थंडरस रंबल्स पूरे स्पेस में एको होने लगे। गोल्डन स्टॉर्म रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन से टकराई और फिर एक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स हर डायरेक्शन में एक्सप्लोड हुई। समन रिवर, ऑल थाइविन और क्लाउड सी के कल्टिवेटर्स के फेसेस पेल हो गए। मास्टर होंग शान और उसकी टीम की आईज रेड हो गईं। उन्होंने बिना डिले के स्पेल्स कास्ट किए और टेंस ऑफ थाउजेंड्स कल्टिवेटर्स को फोर्सफुली मूव कर दिया। एक ब्लिंक के अंदर बैटलफील्ड पर कोई भी इनर रेल्म कल्टिवेटर नहीं बचा। सबको इंस्टेंटली शिफ्ट कर दिया गया। इवन मास्टर होंग शान और बाकी सब भी तुरंत वहां से चले गए। वांग लिन को बचाने की कोशिश हुई, लेकिन वो एग्जैक्टली उस जगह थे जहां से गोल्डन स्टॉर्म स्पिट हुई थी। डिस्ट्रक्टिव पावर इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसके पास अप्रोच नहीं कर सका। एस्टीम्ड लिंग डोंग और जो जिन भी मजबूरन रिट्रीट कर गए। गोल्डन स्टॉर्म स्प्रेड होती गई। रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन वाइड स्केल पर कोलैप्स होने लगा। जेड पीसेस रैपिडली डिसिपेट होकर स्प्रेड हो गए। जैसे ही जेड हटा, हेवन पनिशमेंट पैलेस का पैलेस लॉर्ड फ्री हो गया। लेकिन फ्रीडम सिर्फ 1 सेकंड के लिए थी। गोल्डन स्टॉर्म ने उसे इंस्टेंटली डिवावर कर लिया। न कोई स्क्रीम, न कोई स्ट्रगल। उसका ओरिजिन सोल, उसकी जॉस फ्लेम्स, सब कुछ वैनिश हो गया।
फॉर्मेशन के बाहर एंशिएंट स्टार सिस्टम भी इम्पैक्ट हुआ। स्पेस कोलैप्स होने लगा। लॉन्ग टाइम तक मॉन्स्ट्रस रोर एको होती रही और पूरा बैटलफील्ड गोल्डन स्टॉर्म के अंदर कवर हो गया। सेंटर में था रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन। गोल्डन स्टॉर्म के अंदर रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन, आउटर रेल्म स्पेस कोलैप्स, इनर रेल्म स्पेस कोलैप्स, सब कुछ टूट रहा था। फिर गोल्डन स्टॉर्म एक सर्टेन लिमिट तक एक्सपैंड हुई और एक ऐसा बैंग रिलीज हुआ जो पूरे इनर और आउटर रेल्म्स में सुना गया और फिर वो कंप्लीटली एक्सप्लोड हो गई। स्टॉर्म के बाद फर्स्ट बैटलफील्ड एक जायंट ब्लैक होल बन चुका था, काउंटलेस माइल्स तक फैला हुआ, और उसने रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन के होल को ब्लॉक कर दिया। गोल्डन स्टॉर्म स्पिट करने के बाद नेदर बीस्ट ने तुरंत अपना माउथ ओपन किया। उसने वांग लिन और बो को डिवावर कर लिया। जैसे ही डिस्ट्रक्शन स्प्रेड होना शुरू हुआ, नेदर बीस्ट श्रिंक होने लगा, छोटा और छोटा, जब तक वो सिर्फ एक मस्टर्ड सीड जितना नहीं हो गया, और फिर वो कंप्लीटली डिसअपियर हो गया। यस बड़ी, ये इनविजिबिलिटी नहीं है, वो लिटरली श्रिंक होता है मस्टर्ड सीड के साइज तक। अब बस एक जायंट ब्लैक होल बचा था जो इनर और आउटर रेल्म्स के बीच के ओपनिंग को सील कर रहा था। उस ब्लैक होल से रंबलिंग रॉर आती रही सालों तक, हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, थाउजेंड्स, 10,000s, और वो साउंड कभी फुल्ली फेड नहीं हुई। इस तरह पहला महायुद्ध एंड हुआ। न क्लियर विक्ट्री, न क्लियर डिफीट, बस डिस्ट्रक्शन और साइलेंस। वो जायंट वॉर्टेक्स जो बैटलफील्ड के सेंटर में बना था, उसने वांग लिन की यूनिक फॉग को सक करना शुरू किया। फॉग घूमती हुई अंदर गई और वॉर्टेक्स खुद एक फॉग वॉर्टेक्स बन गया। ये बैटल आउटर रेल्म के लिए एक मैसिव शॉक था। जो कल्टिवेटर्स पहले वॉर में पागल होकर फाइट कर रहे थे, अब उनका दिमाग थोड़ा क्लियर हुआ। उन्होंने रियलाइज किया उन्होंने बहुत कुछ लूज किया है। डजन्स ऑफ ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स सब मर गए। जो इनर रेल्म में घुसे थे उनमें से कोई वापस नहीं आया। फायर स्पैरो क्लैन का एंसेस्टर डेड, एस्टीम्ड नानजाओ डेड, हेवन पनिशमेंट पैलेस का लॉर्ड भी डेड। 1 लाख से ज्यादा कल्टिवेटर्स इनर रेल्म में दफन हो गए। एंशिएंट स्टार सिस्टम पूरा सौरों से भरा हुआ था। वो सौरों धीरे धीरे एंगर में बदलने लगा और फिर रिवेंज की आग जल उठी। आउटर रेल्म के और क्लैंस वॉर कंटिन्यू करने की डिमांड करने लगे। कॉल फॉर वॉर और स्ट्रांग होती गई और फाइनली सॉवरेन काउंसिल ने ऑर्डर दिया, सेकेंड बैटल की प्रिपरेशन शुरू करो। पूरा आउटर रेल्म रेडी होने लगा। सब वेट कर रहे थे सेकेंड बैटल का, रिवेंज का। जो ओल्ड मॉन्स्टर्स हजारों सालों से क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे, वो भी बाहर आ गए, जैसे डाओ मास्टर ब्लू ड्रीम ने बताया था। उनकी आईज में सिर्फ किलिंग इंटेंट था। उनका टारगेट इनर रेल्म, और एक नाम सबके दिमाग में एनग्रेव हो गया था, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म, वांग लिन। सब उसका नाम सुनकर दांत भींच लेते थे। वही था जिसने फायर स्पैरो एंसेस्टर को मारा, एस्टीम्ड नानजाओ को मारा, ग्रैंड मास्टर युन लुआ का अवतार डिस्ट्रॉय किया, उसका आइलैंड डिस्ट्रॉय किया, उसकी वेयरअबाउट्स अननोन हो गई। वही था जिसने पॉइजन ओशन रिलीज किया, मस्कीटो बीस्ट्स छोड़े, आउटर रेल्म के लिए नाइटमेयर बन गया। वही था जिसने काउंटलेस कल्टिवेटर्स को किल किया, आउटर रेल्म का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। वो लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म था और उनके लिए वो मरना ही चाहिए था। सॉवरेन काउंसिल ने वांग लिन का अपीयरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हर आउटर रेल्म कल्टिवेटर उसका फेस जानता था और उसके सर पर हिस्ट्री का सबसे बड़ा रिवॉर्ड सेट कर दिया गया, सिर्फ उसे मारने के लिए। क्लाउड सी इस बैटल में ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। सिर्फ कुछ हजार कल्टिवेटर्स बचे, बाकी सब खत्म। पूरा क्लाउड सी ऑलमोस्ट अबैंडन्ड लग रहा था। ज्यादा डेथ्स की वजह से बहुत सेक्ट्स कंप्लीटली एम्प्टी हो गए। सिर्फ वीक कल्टिवेटर्स रह गए। जो सर्वाइव किए उन्होंने फ्यूचर जेनरेशन को ट्रेन करने का बर्डन उठाया। पुराने सेक्ट्स को मर्ज करके फ्यूचर के 10 ग्रेट सेक्ट्स ऑफ क्लाउड सी बनाने का प्लान हुआ। लकीली गॉड सेक्ट, डीमन सेक्ट और गोस्ट सेक्ट ने अपनी फुल पावर रिवील नहीं की थी, इसलिए वो बेयरली सिचुएशन मेंटेन कर पा रहे थे। बैटल के इम्पैक्ट से क्लाउड सी अनस्टेबल हो गया। हर जगह स्पेशल रिफ्ट्स अपीयर हो गए। अब क्लाउड सी के थ्रू फ्लाई करना एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुका था। डीमन सेक्ट ने अपने 70% कल्टिवेटर्स फर्स्ट बैटलफील्ड के लोकेशन पर स्टेशन कर दिए। रेल्म सीलिंग फॉर्मेशन अब नहीं था। अब वो जगह इनर रेल्म का डायरेक्ट गेट थी, चाहे वहां स्पेशल स्टॉर्म्स क्यों ना हो। गोस्ट सेक्ट ने भी एक लार्ज फोर्स वहां डिप्लॉय की। गॉड सेक्ट मू बिंग मे की लीडरशिप में पावरफुल फॉर्मेशन सेट करने लगा। उन्होंने ब्लॉकेड प्रिपेयर किया सेकेंड बैटल के लिए। समन रिवर के कल्टिवेटर्स ने भी अपनी एक टीम वहां छोड़ी। ब्यूटीफुल मिडल एज्ड वुमन उनकी लीडर थी। वो फॉग वॉर्टेक्स के बाहर सेटल हो गए।
ऑल हेवन ने भी अपनी एक फोर्स वहां छोड़ी। बाकी सब वापस गए सेकंड बैटल की प्रेपरेशन के लिए। ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम जो पहले बैटल में अपीयर नहीं हुआ था, बैटल के बाद 10,000 कल्टिवेटर्स भेजे। उनकी लीडर थी एक वुमन वाटर ब्लू ड्रेस में। वो फॉग वॉटेक्स के बाहर सेटल हो गए। वो वुमन एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल थी, लेकिन उससे भी ज्यादा कोल्ड। उसकी आईज देखकर लोगों को लगता था जैसे आइसबर्ग के सामने खड़े हों। फर्स्ट बैटल में ग्रैंड मास्टर यून लुआ ने मास्टर हंगशान और बाकी सबको शॉक कर दिया था। उसकी स्ट्रैटेजी और डिविनेशन एबिलिटी उन्हें कंप्लीटली सप्रेस कर रही थी। इनर रेल्म आर्मी ऑलमोस्ट पैसिव हो गई थी, फॉर्मेशन तक सेट नहीं कर पा रहे थे। अगर वैंग लिन ने उसका अवतार डिस्ट्रॉय ना किया होता तो समन रिवर और ऑल हेवन के रीइंफोर्समेंट्स आने के बाद भी इनर रेल्म को हेवी कैजुअलिटीज मिलती। इनर रेल्म में लार्ज स्केल वॉर्स रेयर थे। हजारों साल शांति में गुजर गए थे। लोग स्लोली बैटलफील्ड एक्सपीरियंस लूज कर चुके थे। ये बैटल एक पेनफुल लेसन था। मास्टर हंगशान और बाकी सबको समझ आ गया हाई कल्टिवेशन लेवल इनफ नहीं होता। अगर आर्मी का स्ट्रॉन्ग लीडर ना हो तो वो बस रेत की मुट्ठी जैसी होती है। वाटर ब्लू ड्रेस वाली वुमन मास्टर साउथ क्लाउड उसे ब्रिलियंट वॉइड से पर्सनली लाया था। वो सिर्फ ब्रिलियंट वॉइड की लीडर नहीं थी, अब से वो यहाँ के सारे इनर रेल्म कल्टिवेटर्स की कमांडर इन चीफ थी। सेकंड बैटल अब सिर्फ टाइम की बात थी और दोनों साइड्स फुल रिवेंज मोड में थे। इस बैटल के बाद एक नाम पूरे इनर रेल्म में स्प्रेड हो गया, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म वैंग लिन। ऑलमोस्ट हर टेरिटरी, हर सेक्ट, हर कल्टिवेटर इस नाम को जानता था। लोग याद करते थे कि उसने फायर स्पैरो क्लैन के थर्ड स्टेप एंसेस्टर को मारा। उसने आउटर रेल्म के थर्ड स्टेप कल्टिवेटर एस्टीम्ड नान्सहाउ को मारा। उसने आउटर रेल्म के कमांडर इन चीफ ग्रैंड मास्टर युन लुआ को खत्म किया। अपनी एक्स के साथ उसने आउटर रेल्म की थर्ड इन्वेडिंग आर्मी को रोक दिया। हजारों कल्टिवेटर्स को डरा दिया। उनमें से कोई भी हाफ स्टेप भी इनर रेल्म में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सका। सिर्फ एक इंसान की पावर से उसने आउटर रेल्म कल्टिवेटर्स को इनर रेल्म से भागने से भी रोक दिया। ये सब स्टोरीज इनर रेल्म कल्टिवेटर्स के अंदर कॉन्फिडेंस भर रही थी, रेवरेंस भर रही थी। वो नाम रिपीट करते थे, वैंग लिन। वो टाइटल रिपीट करते थे, लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म। उसका प्रेस्टीज क्रेजी स्पीड से बढ़ रहा था। मास्टर हंगशान और बाकी सब का नाम उसके नीचे आ गया। वो इनर रेल्म का स्पिरिचुअल लीडर बन गया। बैटल के एंड में उसने अपना नेदर बीस्ट रिलीज किया और इन्वेडिंग फोर्स का लास्ट हिस्सा भी डिस्ट्रॉय हो गया। फॉग ऑटेक्स क्या, लोग कहते थे वो भी वैंग लिन ही लाया था। जो लोग बिलीव नहीं करते थे उन्हें क्लाउड्स ही ले जाया जाता। वो जब फॉग वॉटेक्स देखते उनका बिल हिल जाता, वो चुप हो जाते। फिर धीरे धीरे उनके अंदर भी रिस्पेक्ट जागता। जो कल्टिवेटर्स फॉग के बाहर स्टेशन थे वो साइलेंट खड़े होते, लॉन्ग टाइम तक वॉटेक्स को देखते, फिर रिस्पेक्टफुली बाउ करते और चले जाते। अगर कोई फिर भी डाउट करता, क्लाउड सी के सर्वाइवर्स उसे टॉलरेट नहीं करते। जो हजारों कल्टिवेटर्स बैटल से बचे थे वो वैंग लिन के एब्सोल्यूट फैनेटिक्स थे। उनके लिए लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म वैंग लिन उनका प्राइड था, उनकी ग्लोरी थी। अगर कोई दोस्त भी डिसरिस्पेक्ट करे वो उसके खिलाफ हो जाते। वैंग लिन का नाम लेजेंड बन गया, लेकिन लेजेंड खुद गायब हो गया। कोई नहीं जानता वो जिंदा है या नहीं। मास्टर हंगशान और बाकी सब ने जॉइंट स्पेल कास्ट किया वैंग लिन को लोकेट करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिला। नेदर बीस्ट जो मस्टर्ड सीड बन गया था वो भी ट्रेस नहीं हुआ। फिर भी क्लाउड सी के कल्टिवेटर्स बिलीव करते थे लॉर्ड ऑफ द सील्ड रेल्म जिंदा है। मास्टर लूफू बिलीव करता था। ऑल हेवन के सी जिफेंग और शेक रिंग बिलीव करते थे उनके टीचर जिंदा हैं। सेंगोंग हु, जान कोंगले सब बिलीव करते थे। एस्टीम्ड लिंग दोंग और जो जिन के स्लेव मार्क्स फेड नहीं हुए। क्लाउड सी में पॉइजनस मस्कीटो बीस्ट्स अब भी मौजूद थे। ये सब साइंस लोगों को बताते थे कि वैंग लिन अभी भी जिंदा है। मू बिंग में, जो अब गॉड सेक्ट की सेक्ट मास्टर थी, सिर्फ वैंग लिन की एक लाइन की वजह से उसकी आईज में टीयर्स थे, लेकिन उसका बिलीफ स्ट्रॉन्ग था कि वैंग लिन जिंदा है। सिटुनान, जो सौरों में रेन सेलेस्टियल रेल्म में कल्टीवेशन छोड़ दिया, वो चुपचाप ड्रिंकिंग करने लगा। 3 दिन तक पीता रहा, 3 दिन तक हंसता रहा और 3 दिन तक रोता रहा। हंसते हुए भी आंसू रुकते नहीं थे। फिर उसने डिसाइड किया कि वो रेन सेलेस्टियल रेल्म छोड़ देगा। वो अपने भाई को ढूंढने जाएगा। जब वो गया तो चोरू रो रही थी, लेकिन उसने इंसिस्ट किया। वो सिटुनान के साथ चली गई। 2 दिन बाद बिग हेड और लेजी भी निकल गए अपने मास्टर को ढूंढने। सबसे पहले लीव करने वाला कौन था? सिटुनान नहीं, 13। उसने न्यूज सुनते ही वैंग लिन की स्टैचू उठाई और बिना हेजिटेट किए सर्च पर निकल गया। बहुत लोग सर्च कर रहे थे, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। तुम कहाँ हो? सिटुनान और चोरू वास्ट स्टार सिस्टम को देखते हुए बोलते। ऑल हेवन स्टार सिस्टम में सी जिफेंग, शेक रिंग और बाकी सब स्टारी स्काई को देखते। वेयर आर यू? गॉड सेक्ट में थकी हुई मूविंग में मेडिसिन सूप पीने के बाद पवेलियन के बाहर स्काई को देखती, स्लोली बोलती,
वेयर आर यू? क्लाउड सी के फॉग वॉटेक्स के बाहर वाटर ब्लू ड्रेस वाली वुमन लॉन्ग टाइम तक वॉटेक्स को देखती रही, फिर सॉफ्टली साई किया, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ, वेयर आर यू? 13 साइलेंटली स्टार्स के बीच फ्लाई कर रहा था। उसका फेस डिटर्मिन्ड था। वो फेंट कनेक्शन और स्टैचू की ऑरा पर रिलाई करके सर्च कर रहा था। मॉस्किटो बीस्ट्स भी सर्च कर रहे थे। पॉइजन ओशन उनमें फ्यूज हो चुका था। अब उनका टॉक्सिन और स्ट्रॉन्ग हो गया था। वो किसी कल्टीवेटर को अटैक नहीं करते, बस होर्ड में रोम करते। उनका सैड हिस जैसे एक छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स खो चुका हो। जो भी कल्टीवेटर उन्हें देखता, वो रुककर उनकी तरफ बाव करता। फार नॉर्थ में ब्रिलियंट वॉइड स्टार सिस्टम के एक क्योटिक एरिया में शैटर्ड रॉक्स के बीच एक छोटा सा ग्रेवल पीस फ्लोट कर रहा था, बस एक फिस्ट के साइज का। उस ग्रेवल के अंदर होल्स थे, अंदर एक हॉलो स्पेस था। वहीं नेदर बीस्ट छुप कर बैठा था, जो मस्टर्ड सीड बन गया था। वो डिस्ट्रक्टिव स्टॉर्म से इतना डर गया था कि उसका दिमाग ऑलमोस्ट ब्लैंक हो गया था। उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वो डिसाइड कर चुका था यहीं छुपा रहेगा जब तक मर ना जाए। बाहर की दुनिया बहुत टेरिफाइंग है, बहुत ही टेरिफाइंग। लेजेंड गायब है, दोस्त सर्च कर रहे हैं, दुश्मन रिवेंज के लिए रेडी है। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है कि वैंगलिन कहाँ गया होगा? और अगर आउटर रेल्म के इतने पावरफुल लोग अगर सेकंड बैटल में हिस्सा लेंगे तो क्या होगा? इस बार वैंगलिन क्या करने वाला है? नेक्स्ट पार्ट और भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पे 200 लाइक्स और 100 कमेंट्स करवा दो। बाय।